अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम 77 से आगे एमसीक्यूज इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। सो एमसीक्यूज 77 में कहता है कि सारा इज़ 9 ईयर ओल्डर देन मरियम। फाइंड द एज ऑफ मरियम इफ़ सारा इज़ 4 टाइम्स ओल्डर देन हर। अब इस एमसीक्यूज में ये कहते हैं कि हमारे पास मरियम एक लड़की है और मरियम का लेट हम लेते हैं कि उसका एज एक्स है। ठीक है, हम लेते हैं कि मरियम की एज जो है वो एक्स है। ठीक है, मरियम की। अब वो कहते हैं कि सारा का एज जो है ना, सारा का वो हो मरियम से 9 ईयर ओल्डर है, लिहाजा हम लिखेंगे कि एक्स प्लस 9। ठीक है, फिर कहते हैं कि इफ़ सारा इज़ 4 टाइम्स ओल्डर देन मरियम। हर का मतलब है मरियम। इफ़ सारा इज़ 4 टाइम्स ओल्डर, तो अब सारा के एक और एज भी हमारे पास ये है कि मरियम का एज एक्स है और सारा मरियम की एज के 4 टाइम्स है, लिहाजा हम लिखेंगे कि वो सारा एज आल्सो इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे एज किसका मांगा जा रहा है, वो मरियम का एज मांगा जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि सारा का एज एक साइड पर हो तो इसके बराबर है, तो दूसरी साइड पर इसके भी बराबर है, लिहाजा हम ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 4x। हम इस तरह लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया, और अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ हम इस तरह करते हैं कि हम कांस्टेंट को एक साइड पर ले जाते हैं और वेरिएबल को एक साइड पर, लिहाजा हम इस तरह करेंगे कि ना हम यहाँ पर अकेला छोड़ेंगे और 4x ये x जो है इधर प्लस है इसके सामने, लिहाजा इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बन गया, 9 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या, अब वो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या, अब इस तरह है कि हमने x का वैल्यू फाइंड करना है, लिहाजा ये x और 3 जो है आपस में मल्टीप्लाई है, लिहाजा ये 3 उस साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3। अब x क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 3 3 9। सो x इज इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ मरियम। अब मरियम के एज के बारे में पूछ जा रहे हैं, फाइंड एज ऑफ मरियम, लिहाजा x का वैल्यू 3 आया और मरियम का एज भी तो हमने x से डिनोट किया था, लिहाजा मरियम का एज जो है वो 3 है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यूज 78 में कहता है कि a garden is square shaped if the length of one of its side is 5.25 मीटर, फाइंड its perimeter। तो अब ये कहते हैं कि हमारे पास एक गार्डन है जिसका शेप जो है वो क्या है, वो स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, मतलब उसके चारों साइड जो है वो आपस में एक जैसे है। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करें, एक साइड का लेंथ जो है वो 5.25 है। ठीक है, अब देखो जब भी हम स्क्वायर के पेरीमीटर को फाइंड करते हैं तो हम इस तरह करते हैं कि हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी एक साइड के लेंथ से। ठीक है, इसके साथ अब एक साइड का लेंथ तो ये है, लिहाजा हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5.25। सो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्या आंसर आ सकता है, 5.25 इंटू 4, 4 पंजी 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंजी 20 और 1 21, लिहाजा 21। सो सो यहाँ पर हमारे पास इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर वो क्या है, वो 21 है, लिहाजा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो 21 है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहता है, एमसीक्यूज 22 में 79 में कहता है कि असेंबली ग्राउंड ऑफ स्कूल एज 150 मीटर लॉन्ग एंड 100 मीटर वाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इट्स ब्रिक फ्लोरिंग इफ द रेट इज 1500 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है ये है कि हमारे पास एक असेंबली ग्राउंड है, लेकिन असेंबली ग्राउंड का शक्ल जो है वो एक रेक्टेंगल की तरह है। ठीक है, रेक्टेंगल की तरह है। ठीक है, रेक्टेंगल की तरह है। अब रेक्टेंगल का लेंथ जो है, इस असेंबली ग्राउंड का लेंथ जो है वो 150 मीटर है। ठीक है, और इसका वेट जो है वो 100 मीटर है। ठीक है, अब कहते हैं जब इसमें हम 1 मीटर जगह को जब ब्रिक से फेंस करते हैं तो उस पर जो खर्चा आता है वो 1500 रुपये है। ठीक है, तो अब आप लोग फाइंड करें
सारी इसमें जो 100 मीटर स्क्वायर जब हम फेंस करते हैं, 1 मीटर नहीं है, 100 मीटर जो है, तो उस पर खर्चा जो है वो 1500 आते हैं। अब आप लोग फाइंड करें कि जब इस सारी ग्राउंड को हम फेंस करते हैं ब्रेक से, तो उसका कॉस्ट क्या आ जाएगा। तो हम इस तरह करेंगे, हम इसका क्योंकि इसका इंटरनल जो है वो इसका एरिया होता है, लिहाजा हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने के बाद हम मज़ीद इस पर हल करेंगे, ठीक है। एरिया किस तरह फाइंड कर सकता है हम रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला सिंपल है कि लेंथ इनटू वेट। अब लेंथ क्या है, वो 150 है, ठीक है। तो 150 के साथ वो वेट मल्टीप्लाई करें ये वाला, तो इससे आंसर आता है 15, और ये भी लगाओ। अब देखो इसका एरिया 15,000 आया। अब 100 मीटर 1500, मतलब इस पर खर्चा इतना आता था, तब इस पर कितना खर्चा आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर जो है वो डी आता है। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट। अच्छा, तो इसका तो एरिया ये आया ना, एरिया ये आया। अब यहाँ पर खर्चा हमें दिया है कि 100 मीटर का, ठीक है, 100 मीटर का खर्चा कितना है, वो 1500 पैसे है। तो हम 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा किस तरह फाइंड करेंगे कि हम इससे 100 को डिवाइड करेंगे। लिहाजा हमें 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो कितना आ जाएगा, वो 15 रुपये आ जाएगा। लिहाजा और टोटल जो एरिया है वो हो तो 15,000 मीटर स्क्वायर है। लिहाजा इस तरह करेंगे कि इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 15 इससे हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे जो करेक्ट ऑप्शन आता था, जो मैंने बताया भी कि ये 225 एन 000। सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, वो ऑप्शन डी है, ठीक है। किस तरह मैंने किया, इसमें ये एक रेक्टेंगल ग्राउंड था, इसमें 1 मीटर स्क्वायर को अगर फेंस करते हैं तो उस पर इतना खर्चा आता था। 1 मीटर स्क्वायर नहीं, सारी 100 मीटर स्क्वायर, इस पर मैं गलत हो गया, ठीक है। 100 मीटर स्क्वायर जब फेंस करते हैं उस पर इतना खर्चा आता था। अब सारे को जब फेंस करते हैं तो उस पर कितना खर्चा आ जाएगा, तो हमने इसके लेंथ को वैसे मल्टीप्लाई किया, लिहाजा इसका एरिया हमें ये मिला, इसका ये एरिया है, ठीक है, इसका एरिया हमें ये मिला। अब 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा तो इतना है, लेकिन हम 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा फाइंड करेंगे। इसलिए मैंने 100 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमें 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो है वो 15 रुपये आया। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा तो 15 रुपये है, लिहाजा 15,000 का खर्चा कितना देगा, तो इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। लिहाजा इसलिए हमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये मिल गया, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अच्छा, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहते हैं एमसीक्यूज नंबर, अच्छा तो नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 80 में कहते हैं ए इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर टू अनलाइक थिंग यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। तो देखो, जब भी हम कोई किसी सेंटेंस में किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं और उसमें हम वर्ड लाइक एज और सिमिलर एज इस्तेमाल करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल लेता हूँ। जब हम इस तरह करते हैं, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही एज अ ब्रेव लाइक अ लाइन। तो इसमें मैंने ये लाइक का अरबी इस्तेमाल किया, और ही और शी लुक्स ब्यूटीफुल एज मोन। तो इसमें जो हम कंपेयर करते हैं ही को लाइन के साथ, लेकिन लफ्ज़ और ये इस्तेमाल करते हैं लाइक, और शी को मोन से कंपेयर करते हैं लेकिन एज इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये लाइक और शी जब भी हम सेंटेंस में इस तरह इसका इस्तेमाल करें तो इसको हम कहते हैं कि ये सिमिली है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट, सिमिली। एमसीक्यू 81 में कहते हैं प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, द अंडरलाइन वर्ड इज। ये अंडरलाइन वर्ड क्या है, तो देखो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड प्लीज़ ने क्या किया है, प्लीज़ ने यहाँ पर ब्रिंग क्या है, ब्रिंग एक वर्ब है, ठीक है, ब्रिंग वर्ब है, और इस प्लीज़ लफ्ज़ ने ब्रिंग की माने में इजाफा किया है। लिहाजा ये ब्रिंग क्या होगा, ये एडवर्ब होगा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज एडवर्ब, डी ऑप्शन। एमसीक्यू जो 82 में कहते हैं इस्लामिक का एमसीक्यू है अंदलस किसने फतह किया था। देखो अंदलस को तारिक बिन ज़ियाद ने फतह किया था। तारिक बिन ज़ियाद जो था ना वो
मुसाब बिन नसीर के एक कमांडर था और मुसाब बिन नसीर उमैया खलीफत के अंडर था। तो तारिक बिन ज़ियाद ने अंदलस को फतह किया था जिसमें उसके साथ तकरीबन 7,000 फौज था और फिर मुसाब बिन नसीर ने उसके पास 5,000 मजीद फौज भेजी और 12,000 फौज की मदद से उसने अंदलस को फतह किया। MCQs 83 में कहते हैं once again compassionate master agreed choose the correct meaning of the learned word। तो इसमें कहते हैं कि compassionate का माना क्या है, तो ये इंग्लिश के सबक से लिया गया है जिसमें वो मास्टर का कहानी है। तो compassionate का मतलब है काइंड, जो मास्टर जो है वो काइंड होता है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQs 84 में कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग जो सेंटेंस ऐसी है, कौन सा सेंटेंस है। देखो जिस भी सेंटेंस की शुरू में मे का लफ्ज़ आया हो, ठीक है, मे का लफ्ज़ आया हो और आखिर इन में एक्सक्लेमेशन मार्क आया हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। MCQ 85 में कहते हैं in a simple microscope a simple periscope can be constructed by using two flane mirror and a tube atom। तो एक पेरिस्कोप हम तैयार कर सकते हैं, उस पर दो मिरर लगाते हैं, लेकिन उन मिरर को किस एंगल पर लगाते हैं, तो उस बुक के मुताबिक इसको हम सी 90 एंगल पर लगाते हैं, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। The next time MCQ 86 में कहता है the point at which light ray converge after reflection from concave mirror। तो जब concave मिरर पर लाइट लगते हैं उससे जब कन्वर्जन होता है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पर कन्वर्जन होता है तो उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज डी, प्रिंसिपल फोकस। अब नेक्स्ट एडिशन में कहते हैं ब्लड एज ए। तो ब्लड क्या है, तो ब्लड हमारे पास एक सस्पेंशन है, क्योंकि जब इसको हम ट्यूब में डालें तो उससे वो सेल्स नीचे रह जाते हैं और जिसका जो फ्लूइड है वो अलग हो जाता है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज बी, सस्पेंशन। MCQ 88 में कहते हैं द स्पीड ऑफ साउंड एंड वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। तो देखो साउंड का स्पीड जो है वो सॉलिड में डिफरेंट होता है, लिक्विड में डिफरेंट होता है और एयर में डिफरेंट होता है। सबसे ज़्यादा स्पीड उसका जो है वो सॉलिड में होता है और दरमियान वाला स्पीड जो है उसका लिक्विड में होता है। फिर सबसे कम तरीन स्पीड जिसको हम तकरीबन 332 मीटर पर सेकंड कहते हैं वो इसका गैस में होता है। अब लिक्विड में कितना होगा, लिक्विड खासकर वाटर में कितना है, तो वो 1575 है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ 89 में कहता है सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ और अबाउट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अर्कार। तो इस सैटेलाइट जो कि अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पर रिवॉल्व करते हैं तो इन सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, तो देखो जब पोल पर रिवॉल्व करते हैं तो उसको हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं, लिहाजा का ऑप्शन इज डी, पोलर सैटेलाइट। MCQ 90 में कहते हैं leaves are specially adapted for the process of photosynthesis, the feature which make leaves suitable for the process of photosynthesis is there। तो कहते हैं कि लीव्स को क्यों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए अडेप्ट किया गया है, तो उसकी क्या रीज़न है। तो देखो लीव्स का अगर ऑप्शन ए में देखी तो कहते हैं कि लीव्स आर ब्रॉड, तो ये बात भी ठीक है, लीव्स का जो सरफेस होता है ना वो आमतौर पर ब्रॉड सरफेस होता है ना, ब्रॉड सरफेस होता है। उसका फ्लैटनेस बिल्कुल फ्लैट भी है, उसका थिन बिल्कुल थिन भी है, लिहाजा करके ऑप्शन इज डी। MCQ 91 में कहता है टेपवर्म आर कॉमन वर्म प्रेजेंट इनसाइड इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, द अबव एग्जांपल रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो टेपवर्म जो है वो नुकसानदेह होते हैं, जबकि जब वो हमारे इंटेस्टाइन में आ जाते हैं तो इसलिए वो हमें नुकसान देते हैं, लिहाजा ये क्या है, ये पैरासिटिज्म है, जो कि हम हमसे खुराक हासिल करते हैं लेकिन हमें उल्टा नुकसान देते हैं, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज बी, पैरासिटिज्म। नेक्स्ट MCQs 92 में कहता है कि चूज द करेक्ट पोजिटिव नाउन, ये नाउन ये प्रोनाउन है, चूज द करेक्ट पोजिटिव प्रोनाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पोजिटिव प्रोनाउन उसे प्रोनाउन को कहते हैं जो कि हमें सेंटेंस में किसी चीज़ का ओनरशिप के बारे में बताता है, मतलब ये चीज़ मेरा है, ये उसका है, ये उसकी है, ये उनका है। तो इसी को मतलब फॉर एग्जांपल दिस बुक इज़ माइन, ये माइन क्या है, ये पोजिटिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज़ हर्ज, तो ये हर्ज क्या है, ये पोजिटिव प्रोनाउन है। सो यहाँ पर कौन सा पोजिटिव प्रोनाउन है, तो अगर ही को देखो तो ही तो नहीं है, शी वो तो पर्सनल प्रोनाउन है, ये दे पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें वाहिद ऑप्शन ए माइन जो है वो पर्सनल पोजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। MCQ 93 में कहते हैं नबूवत के 10वें साल हुजूर सल्लम को किन दो अजीज़ हस्तियों की जुदाई का गम सहना पड़ा। तो ये MCQs तकरीबन पिछले MCQs में भी आया था इस तरह कि नबूवत के 10वें सालों हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और साथ साथ हज़रत अबू तालिब जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा जो था ना, वो दोनों वफ़ात पाई नबूवत के 10वें साल, और इस साल को हम आमुल हुज़न भी कहते हैं, ठीक है, आमुल हुज़न। तो ये नबूवत का 10वां साल था और इसी साल हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वफ़ात पाई। सो करेक्ट ऑप्शन है जिम।
MCQ 94 में कहते हैं ताइफ मक्का मुकरमा से के फासले पर है। ताइफ मक्का मुकरमा से कितनी फासले पर है? तो तकरीबन इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें तो ताइफ से और मक्का मुकरमा तकरीबन तो 95 किलोमीटर है, लिहाजा 95 तो नहीं है, लिहाजा हम तकरीबन 90 का ऑप्शन लगा सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज जी 90। MCQ 95 में कहते हैं मजालिस अमानत होती है, दरअसल में से दुरुस्त जवाब की निशानदेही करी। तो मजालिस अमानत होती है तो ये क्या है? तो ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है कि अल मजालिस बिल अमानती। तो ये क्या है? ये हदीस है। सो करेक्ट ऑप्शन इज अलिफ। MCQ 96 में कहते हैं सौदागरी, गदागरी और सिपाहगरी, इन सब अल्फाज में गरी का क्या है? तो ये अल्फाज में देखे ना, सौदागरी, ये आखिर में गरी गरी का अल्फाज आई है ना, तो ये गरी गरी क्या है? देखो ये क्या है? ये बाद वाले अल्फाज है, और बाद वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं? उसको हम लाहिक़ कहते हैं। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज अलिफ। MCQ 97 में कहते हैं किश्वर की माना क्या है? तो किश्वर का माना है सरसब्ज़ व शादाब। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ 98 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एज द एग्जाम्पल ऑफ रनर, कि रनर का एग्जाम्पल क्या है? देखो रनर हमारे पास अगर 6 क्लास बुक की आप लोग को साइंस स्टडी करें ना, तो अगर हमारे पास एक रिप्रोडक्शन होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे कहते हैं, और उसमें से हमारे पास कुछ पौधे इस तरह होते हैं जिसकी एक तना है, ठीक है, तो तने से एक शाखा नीचे जागी, कुछ फासले पर उससे एक दूसरा पौधा उगता है, इससे एक और शाख जाके इससे फासले पर कुछ और प्लांट उगता है। तो इस तरीके को हम रनर कहते हैं। और रनर ये किस चीज़ में है? ये स्ट्रॉबेरी में है। आप लोग खुद देखिए बुक से लिया क्या है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी में ये होता है। MCQ 99 में कहते हैं मैं ब्लेस यू ऑल। तो ये तो पहले MCQs में आया था, मैंने आप लोग को बताया कि जिस भी सेंटेंस की शुरू में मैं का लफ्ज़ आया हो और आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो इस सेंटेंस को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। लास्ट नंबर MCQs 100 में कहते हैं ही रन्स फास्ट। तो अंडरलाइन वर्ड इज एग्जाम्पल आप। सो इसमें अंडरलाइन वर्ड फास्ट आया है, ये फास्ट किया है। देखो इसमें जो वर्ब है वो रन है, और फास्ट ने मतलब वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? फास्ट। तो इसमें फास्ट ने रन की माने में इजाफा किया है। तो जो भी अल्फाज है वर्ब की माना में इजाफा करता हो तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। लिहाजा फास्ट जो है वो क्या है? वो एडवर्ब है। सो ये थी हमारे पास लास्ट MCQs 2022 के ओरिजिनल पेपर की। सो वेस्ट यू बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल के साथ जुड़े रही, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, और अपने काम में लगन रही, अपने काम को बहुत तवज्जो और जोश व जज्बा से करें। और इंशाल्लाह इस साल तो सेट भी ज़्यादा हो गई है, लिहाजा टेंशन मत ली, इंशाल्लाह आप लोग की सिलेक्शन हो जाएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट लेक्चर। वस्सलाम।